किसके भेद हैं ये आपको बताना है, समुच्चय बोधक के, संबंध बोधक के, या निपात के, या क्रिया विशेषण के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि समुच्चय बोधक के हैं। ठीक है, ये दो भेद किसके हैं, समुच्चय बोधक के ये भेद हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, और यहाँ पर एक शब्द आया है संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक एक शब्द आया है, और यहाँ पर क्या शब्द आया है, ठीक, और क्या आया है, क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, ये आपको पता है। और निपात को क्या कहते हैं, निपात का इस्तेमाल कहाँ पर कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं एक वाक्य लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा, वो इस काम को कर सकता है, तो अब इस वाक्य को बहुत ही प्रभावशाली बनाने के लिए हम इस वाक्य में क्या इस्तेमाल करेंगे, ही का इस्तेमाल करेंगे। ही का किस प्रकार से, वो इस प्रकार से, वो ही इस काम को कर सकता है। पहले मैंने कहा वो इस काम को कर सकता है, दोबारा मैंने कहा वो ही इस काम को कर सकता है। जो यहाँ पर ही हुआ, यानी कि जो यहाँ पर एक शब्द ही आया, यही निपात है, यानी कि ये वाक्य को प्रभावपूर्ण बनाने का काम करता है निपात, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, कितने प्रश्न हल करने हैं, इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है, क्या होगा बताइए। परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण है। देखिए इसमें संख्या का बताया जा रहा है, ठीक, कितने प्रश्न हल किए, 2 किए, 3 किए, 4 किए, तो कितने किए। ठीक है, तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं संख्यावाचक विशेषण के, ये आपको याद रखना है। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और एक तीसरा होता है परिणाम बोधक संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, बहु का बहुवचन क्या होगा, बहु का बहुवचन क्या होगा बताइए। तो बहु का बहुवचन क्या हो जाएगा, बहुएं हो जाएगा, बहुएं हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहु का आया, अगली बार आपका जो है साधु का आ सकता है। ठीक है, साधु का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो साधु का बहुवचन साधुओं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साधुओं हो जाएगा। ठीक है, रात का रातें, सड़क का सड़कें हो जाएगा, उसके बाद वधु का वधुओं हो जाएगा, वधुओं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, आदि का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या होगा, अनादि, आदि, अंत, या आदि। आदि का विलोम आपको बताना है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अंत, तो आप लोग बिल्कुल सही हो। और आप सभी को याद रखना है, आदि का विलोम होता है अंत। आदि का विलोम क्या होता है, अंत होता है। और मैं आपको बता दूं एक इम्पॉर्टेंट, अथ का विलोम क्या होता है, सभी लोग बताइए। अथ का विलोम होता है इति। अथ का विलोम क्या होता है, इति होता है। अनाथ का विलोम क्या होता है, अनाथ का विलोम क्या होता है बताइए। अनाथ का विलोम क्या होता है, सनाथ होता है। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं विलोम, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अवनति का क्या होता है, उन्नति होता है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। अनुलोम का प्रतिलोम होता है। अमर का मर्त्य होता है। अपमान का सम्मान होता है। ये आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल आपको बताना है, क्या होगा, कौन सा काल इस वाक्य में है, पूर्ण भूतकाल है, भविष्य काल है, भूतकाल है, या वर्तमान काल है, बताइए आप लोग। और देखिए मैं आपको बता दूं, अगर एग्ज़ाम डेट के बारे में आपको बताऊं तो जून में आपका एग्ज़ाम हो जाना है, ये तय है। आप लोग ये सोच के चलिए कि जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जून में नहीं हो सकता तो जो है उसके लास्ट जून में हो जाएगा या मिड जून में हो जाएगा, मगर जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसे आप मान के चलो। यानी कि अपनी तैयारी को इस तरह लेकर चलो कि जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आप ऐसी प्लानिंग लेकर चलो कि आपका सिलेबस जो है वो ख़त्म भी हो जाए, पूरा भी हो जाए, और उसका आप 2 से 3 बार रिवीज़न भी कर डालो। बल्कि 2 से 3 बार नहीं, जितनी बार आपका रिवाइज़ कर सकते हो, एक एक बुक को आप 5-5 बार पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, उसका रिवीज़न कर लो। ठीक है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, ठीक, आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप 2 को तो हटा दोगे, कहोगे ये तो नहीं होगा, मगर आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे। वो कंफ्यूज आप किस वजह से होते हो, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं किया होता है।
रिवीजन नहीं किया होता है, इसलिए आप लोगों को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्टूडेंट हो, जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सामने जो है रिवीजन को आपसे घबराना नहीं है, ठीक है, बल्कि रिवीजन आपसे घबराए। आप रिवीजन से ना घबराओ, डेली आपको रिवीजन भी करना है और कुछ नया भी पढ़ना है। और जब एग्ज़ाम का 1 महीना रह जाए, ठीक है, 15 दिन रह जाए, तो कुछ नया नहीं पढ़ना है, सारा अपना जो है 15 दिन तक आपको पढ़ना है नया नया। बाकी जब एग्ज़ाम के 15 दिन रह जाएं, यानी कि आपका एडमिट कार्ड आ जाए, लगभग 10 से 12-15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है, तब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपको पुराना सब कुछ रिवीजन करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर दे रहे हैं भविष्यकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, वो बिल्कुल सही है। कल तापमान अधिक होगा, ये आने वाली कल की यहाँ पर बात कही जा रही है, तो यहाँ पर भविष्यकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, चलिए इसका आंसर बताइए। काशी का 80 किसकी रचना है? काशी का 80 किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह की, भगवान दास मोरवाल की, गोविंद मिश्र की, या संदीप लोटलीकर की? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह की अन्य कोई रचना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब जैसे कि आपके 2017 के एग्ज़ाम में यूपीएससी के इनका काशीनाथ सिंह की एक रचना पूछ ली गई, हो सकता है काशीनाथ सिंह की ही कोई दूसरी रचना पूछ ली जाए एग्ज़ाम 2021 में। तो मैं आपको बता देता हूँ इनकी और रचनाएँ। महुआ चरित एक इनकी रचना है, इम्पॉर्टेंट है, महुआ चरित हो गई, ठीक है। एक दूसरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, रेहन पर रघु, ये किसकी रचना है? ये काशीनाथ सिंह की रचना है, ये आपको याद रखना है, मोहन पर रघु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। स्थावर का विपरीत शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। स्थावर का विपरीत क्या होगा, बताइए। तो देखिए, स्थावर का विपरीत क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। स्थावर का विपरीत जंगम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शब्द आया है जंग का विपरीत क्या हो जाएगा? तो जंग का विपरीत हो जाएगा शांति। जंग का विपरीत क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगा। उसके बाद सेवक का विपरीत क्या हो जाएगा? सेवक का विपरीत आपका हो जाएगा स्वामी, ये आपको याद रखना है। सेवक का विपरीत क्या हो गया? स्वामी हो गया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है क्षुद्र का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विशाल हो जाएगा। विशाल हो जाएगा या विराट हो जाएगा, कुछ भी कह लो आप, विशाल या विराट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का आपको सही जोड़ा कौन सा नहीं है, यह बताना है। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है, बताइए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्त्रीलिंग, ठीक है, तो ये दोनों शब्द जो हैं आपके, ये दोनों भी स्त्रीलिंग होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है पुल्लिंग, तो ये दोनों और ये दोनों, यानी कि ये दोनों शब्द जो हैं ये पुल्लिंग ही होना चाहिए। बाकी यहाँ पर पुल्लिंग लिखा है तो ये भी पुल्लिंग होना चाहिए, ये भी पुल्लिंग होना चाहिए। यहाँ पर भी पुल्लिंग लिखा है तो ये भी पुल्लिंग होना चाहिए और ये भी पुल्लिंग होना चाहिए। मगर एक जो है वो इस नियम को फॉलो नहीं करता है, वही आपको बताना है शब्द कि कौन सा नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखिए, उंगली हमारा स्त्रीलिंग है, एड़ी भी स्त्रीलिंग है, और यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हाथ जो है और पैर जो है ये कैसे हैं? ये दोनों पुल्लिंग है, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद कलाई और तलवा, कलाई ये स्त्रीलिंग है और तलवा जो है ये पुल्लिंग है, तो यहाँ पर कुछ मिसमैच हो गया, यानी कि अलग अलग हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि इसने ये पूछा था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग। प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का भूंजीभूत ज्योति स्तूप है। रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारना है आपको, बताइए। बताइए, त्रुटि सुधार कर बताइए।
तो देखिए इसकी अगर हम लोग त्रुटि सुधारें, ठीक है, इसकी हमको त्रुटि सुधारना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सही शब्द मैं आपको लिख देता हूँ। तो सही शब्द आपका ये हो जाएगा, ठीक है, पूंजीभूत। पूंजीभूत जो है ये आपका सही शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा किस में दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, ऐसा जो है देखिए यहाँ पर जो है पूंजीभूत, हाँ यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं सही है भाई। यहाँ पर जो है अगर ये छोटे ऊ की मात्रा यहाँ पर लग जाए तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूंजीभूत में आपके छोटे ऊ की मात्रा आएगी। देखिए यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, इसमें पूंजीभूत में मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार क्लियर करके। देखिए इस प्रकार लिखा जाएगा पूंजी और फिर उसके बाद हो जाएगा भूत, ठीक है। तो इसको हमें सही करना था, तो ये मैंने आपको बता दिया पूंजीभूत। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मगर यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है, ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया है, छोटे ऊ की मात्रा आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से, व्यास सम्मान पुरस्कार से, या मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से, या हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। ये प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है, ये आपको बताना है। हाथ बटाना, हित या सहयोग या योग दीक्षा, बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पर पूछा गया है योगदान शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, तो योगदान शब्द का समानार्थी शब्द हाथ बटाना हो जाएगा, सहयोग भी हो जाएगा, हित भी हो जाएगा, लेकिन योग दीक्षा नहीं होगा। तो यही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द आपको बताना है, कौन सा होगा, बताइए इसका बहुवचन। हाथियों, लड़के, रातों या लड़कों। तो देखिए यहाँ पर जो है बहुवचन शब्द आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लड़कों। यहाँ पर पूछा गया है निर्विभक्तिक रूप के आधार पर आपको बहुवचन बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह डैश, ये पंक्ति किस काव्य रचना से है, ये आपको बताना है। रश्मिरथी, कामायनी, गुंजन या साकेत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कामायनी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।